तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहाँ आपके लिए जो आज हम लोग करेंगे वो है प्रैक्टिस, ठीक है। इकोनॉमिक्स के अगर कोई टॉपिक आपको यहाँ पे डाउट ले रहे हो तो आप उसको भी यहाँ पे एज अ डाउट सेशन मुझसे अभी पूछ सकते हैं। जो भी डाउट, जो भी समस्या हो, आप उसको भी यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई एक टॉपिक स्पेसिफिक नहीं समझ में आ रहा है, आप उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट में आपके लिए लेके आया हूँ, वो प्रैक्टिस सेट जो है आपका, ये 3 से 4 टॉपिक्स आपके आज कवर करा दें, ठीक है। चलिए जी, एक बार फिर से एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना, आ जाइएगा कमेंट बॉक्स में। शुरू करते हैं आज की क्लास को। हाँ जी, तो अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये पूरा प्रैक्टिस सेट मैंने खुद ही यहाँ पे अरेंज किया है, ठीक है, अलग अलग टॉपिक लेकर के, ताकि आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी प्रैक्टिस हो पाए। तो अभी फिलहाल के लिए अगर आपको यहाँ पे कोई ऐसा तो टॉपिक नहीं है, पहले तो मुझे बताइए जो आपको अभी भी रेडी करना हो, जिसमें अभी अभी भी डाउट हो। जैसे आज हम लोगों ने यहाँ पे आपकी एग्रीकल्चर की क्लास की थी, ठीक है, ये पता है आप लोगों को आज एग्रीकल्चर की क्लास हुई है मॉर्निंग में, ये आप लोग को पता था? गुड मॉर्निंग शिवम, वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट एक बार यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आ जाओ। चलो, हाँ जी, ओके राधा, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे आपका जो एग्रीकल्चर का जो हम लोगों ने क्लास की थी, आप इसके माध्यम से भी यहाँ पे अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा आप लोग को सुटेबल लगे, आप वैसे यहाँ पे अपनी तैयारी को जारी रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे अभी आपका जो बैच है, ठीक है, इस बैच में पहले तो मुझे बताइए कितने लोगों ने अभी तक यहाँ पे एप्लीकेशन का रिव्यू कर दिया है, मतलब एप्लीकेशन का रिव्यू यहाँ पे जो आपको बताया गया था, नहीं बताया गया था, जो एप्लीकेशन है आपकी सफलता की, उसके रिव्यू के बारे में कुछ बात हुई थी? चलिए मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप लोग चाहिए तो उससे बात कर सकते हैं। हाँ, अब आप लोग का अनम्यूट है, ठीक है। तो मुझे पहले बता दीजिए कि यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने आपका एप्लीकेशन का रिव्यू कर दिया है इससे पहले? कोई भी नहीं है? सर मैंने भी नहीं किया। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अभी आपके पास टाइम है, आज मेरे ख्याल से आपका वेडनेसडे हो गया है, थर्सडे तक यहाँ पे आपको कोशिश करके सभी को इसलिए फिल करना है क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग आपका चेक करेंगे, ठीक है, किसको कैसा यहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस था, ठीक है। उसके बाद मेरे ख्याल से सबने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर ही दिया होगा, ठीक है। तो कोशिश करके आज या कल में करना क्या, देखो मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, हम गुड मॉर्निंग। समझ नहीं पाए थे सर, जो कि रिव्यू करने के लिए सर समझ नहीं पाए थे। वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, मैं समझ गया आपको दिक्कत क्या आ रही है। थोड़ा खांसी है, थोड़ा उसके लिए माफी चाहेंगे। तो यहाँ पे आप सब लोग को पता है गूगल प्ले स्टोर कहाँ है, ठीक है, जहां से आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन डाउनलोडर पे देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप लोग यहाँ पे देख पाओगे तो एक मिनट में स्क्रीन में दिखा देता हूँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है ना, चलो छोड़ो हटाओ, स्क्रीन यहाँ पे मिरर ही नहीं हो रही है। तो गूगल प्ले स्टोर में जब आप जाते हो, जहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, राइट, इसमें जब आप जाओगे तो आपको सर्च करना है सफलता क्लासेस, ये जो ऐप जिससे आप यहाँ पे देख रहे हो, इसी को सर्च कर। फिर जब आप इसको सर्च करते हो तो यहाँ पे आपके लिए नीचे लिख के आता है रिव्यू करके, एक सेक्शन बन के आता है रिव्यू करके, जिसमें आप कमेंट कर सकते हो। उसी के जस्ट नीचे ही लिखा होगा रिव्यू कीजिए इस एप्लीकेशन को, इस एप्लीकेशन के बारे में बताइए, ठीक। तो आपको क्या करना है इसमें, नंबर 1, एक तो आप देखो यहाँ पे, देखो उसके फायदा क्या है ये समझना कि अब आपके बाद भी तो स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है, ये तो आपके लिए लगातार चलने वाला एक सिस्टम है। तो आपके बाद जो आएंगे उनको फायदा हो, तो आप उनको जो भी सलाह देना चाहते हैं, कैसी यहाँ पे आपको पढ़ाई लगी, कौन सी चीज है वो यहाँ पे पढ़ेंगे तो उसको उनको समझ में आएगा, ये सब, ठीक। तो इसके लिए आपको 1 या 2 लाइन में वो बता देना है जो आपका पूरा एक्सपीरियंस है, जो आप एक छोटे अपने भाई के साथ शेयर करना चाहते, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज जो कंपलसरी है वो है, आपने जितनी फैकल्टीज से पढ़ा है, ठीक, उनको या तो रेटिंग दे देना, स्टार लगा करके, मैंने 5 स्टार दिए, 4 स्टार दिए, जो भी, ठीक। इसके अलावा गुड बैड या फिर ओके भी लिख देना तो चल जाए, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट हो तो वो पूछ, जो चीज अभी भी ना समझ में आई। बिल्कुल क्लियर हो गया? हाँ जी, क्लियर हो गया सभी को, कोई डाउट तो नहीं है अब इसमें कैसे रिव्यू करना है, ठीक। चलिए, तो अब शुरू करते हैं यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेशन, और इस प्रैक्टिस सेशन का पहला प्रश्न है ये, ठीक है, ये 58 नहीं है, इसको मैंने अरेंज किया अपने हिसाब से। अब मुझे बताइएगा जो पहला प्रश्न है आपके लिए वो पूछा गया है,
कौन सा ऐसा देश है जहां पर सबसे पहली बार जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया था? चलिए अब आप लोग यहाँ पे ऑप्शन से 4 चूज कीजिए और मुझे बताइए। ऐसे मान के करना जैसे आपका यहाँ पे पूरे का पूरा आपका एग्जाम का ही यहाँ पे पूरा वो है क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है? कौन सा जवाब दोगे आप? चलो एक आंसर आ चुका है, शिवम को मुझे आंसर मिल गया है, ठीक है। बाकी सब बताइए, कमेंट बॉक्स में बता दो, जरूरी नहीं है उस पर माइक पे बोलो। अगर आपको लगता है कि आप कहीं गलत हो जाओगे तो कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते, ठीक है। ओके, राधा का जवाब मिल चुका है मुझे, ठीक है। बाकी सब, इतने सारे लोग जुड़े हो, केवल 2 ही आंसर आते हैं, ये प्रैक्टिस सेशन थोड़े ना माना जाएगा इसको। तो यहाँ पे आपका एक तरीके से, हाँ चलो फटाफट अब आंसर आना और शुरू होना है। चलो फटाफट बताओ आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं बात करूं आपसे तो जीएसटी से जुड़े हुए कुल आपसे यहाँ पे 3 सवाल पूछे जाते हैं। 3 सवाल नोट कर लेना, ठीक है। ये 3 सवाल कौन कौन से होते हैं? ठीक है दीपक, ओके शाबाश। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो 3 सवाल होते हैं समझिएगा, सबसे पहले पूछा था इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक आपने बता दिया। लेकिन यहाँ पे आपसे जीएसटी से एक प्रश्न और पूछा गया है, वो पूछा गया है कि ये किस प्रकार का टैक्स होता है। समझिएगा, सवाल ये पूछा गया है कि ये आपका किस प्रकार का टैक्स होता है, क्या बताओगे जरा बताना। तो ये आपके लिए डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी आपके लिए प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है? जीएसटी के बारे में बात होगी। सर मेरा मैसेज नहीं जा पा रहा है सर, वहां से लॉक कर दिया गया है। कोई बात नहीं, आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स, आप मुझे ऑडियो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, बाकी सबका क्या आंसर होगा यहाँ पे? क्या आपको लगता है यहाँ पे आपके लिए क्या होगा सही जवाब? तो देखिए अगर बात की जाए कभी भी तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपके 10 से 12 बार अभी तक एग्जाम में आ चुका है सेम यही सवाल कि जीएसटी क्या है। तो नोट कर लीजिएगा, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसको हम लोग यहाँ पे आपका अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। नोट कर लो इसको, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। वहीं अगर बात करें आपसे जीएसटी के बारे में तो जीएसटी के लिए यहाँ पर अब कौन से देश से ये आया है, ये अगला सवाल हो गया आपके लिए, ठीक। तो यहाँ पे नोट कीजिएगा कि ये आपके लिए जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए फ्रांस। फ्रांस जो देश था वहां से सबसे पहले आपका जीएसटी को शुरू किया गया, ठीक है। तो राइट ऑप्शन अब नोट कर लो अपने साथ ही साथ। यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके लिए? ऑप्शन नंबर ए। तो जो हो फ्रांस में आपका शुरू हुआ था 1954 में, ठीक है, जैसा कि आपको नीचे दिख भी रहा होगा। और वहीं अगर बात करें भारत के बारे में तो भारत में कब शुरू हुआ था, कौन बताना चाहे? जीएसटी। भारत में बेटा कब शुरू हुआ, फटाक से बताना। तो इसमें कई सारी चीजें भी आपको बतानी है। भारत में ही आपका कब शुरू हुआ है? ठीक है ठीक है, शाबाश, सबसे पहले शिवम का आंसर आया, वेरी गुड। तो देखो अगर बात करें तो भारत में ही आपका शुरू हुआ था साल 2017 में, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपसे ये भी पूछा सकता प्रधानमंत्री कौन थे, क्या बताओ, मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। ठीक है, शाबाश बेटा। अच्छा अगर डेट पूछ ले, मान लो बाई चांस डेट आ जाए और डेट में अगर आपको कंफ्यूज करते, ईयर सेम रखे तो डेट अगर अलग अलग तब भी तो सवाल यहाँ पे आपका बदल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे नोट कीजिएगा 1 जुलाई, क्या नोट करना है आपको? 1 जुलाई, 1 जुलाई 2017 को यहाँ पे आपका जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है। और वहीं अगर बात करें दोस्तों आपसे तो आपके लिए जो जीएसटी होता है, नोट कीजिएगा, इस जीएसटी को यहाँ पे एक जीएसटी काउंसिल के द्वारा आपका दोस्तों बनाया जाता है। अभी एक सवाल और है वो मैं बताऊंगा, कनाडा से जुड़ा, ठीक। तो इस जीएसटी काउंसिल में आपके सदस्यों के बारे में सवाल होता है। अच्छा मुझे बताना आपके हिसाब से जीएसटी काउंसिल का सदस्य कौन बनता हो? अभी देखो एक सवाल मैं आपको यहाँ पे और बताऊंगा, फटाफट बताना। जीएसटी काउंसिल के लिए यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो आपके लिए इसके सदस्य कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 एक वित्त मंत्री, या ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए प्रधानमंत्री? फटाफट बताइए इसका राइट आंसर आपको क्या लगता है? जीएसटी काउंसिल है टैक्स की, हाँ ठीक है, चलो एक जवाब मिला मुझे, प्रधानमंत्री, ठीक है। बाकी लोग बताएंगे। हाँ जी, कौन सा यहाँ पे आपके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो देखो एक चीज हमेशा आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ठीक है, पीएम होगा। देखो याद रखना कि जीएसटी काउंसिल में हमेशा जो आपका वित्त मंत्री होते हैं, नोट कर लो, जो आपके वित्त मंत्री होते हैं
यही आपके अध्यक्ष होते हैं। कभी भी प्रधानमंत्री अध्यक्षता नहीं करता किसकी, जीएसटी की। क्यों आखिरकार नहीं कर रहा है? क्योंकि ये एक टैक्स है, टैक्स के लिए प्रधानमंत्री क्यों बैठेगा, राइट। और वहीं अगर बात करें आपसे तो इसमें सदस्य कौन हो जाएगा, तो नोट कीजिएगा, जितने भी राज्य के प्रधानमंत्री वित्त मंत्री होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो, अब इसी से जुड़ा हुआ मैं एक सवाल पूछने जा रहा हूँ, ध्यान सुनो। अगर आपसे पूछ ले कि 43वीं जीएसटी की अध्यक्षता किसने की थी, नाम बताओ मुझे जरा। 43वीं जीएसटी की अध्यक्षता किसने की, क्या जवाब लिखेंगे? फटाफट बताना। 43वीं जीएसटी की अध्यक्षता यहाँ पे आपकी किसने की थी? फिर से सुनो, फिर से सुनो ध्यान से। मैंने क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे आपके लिए जो अध्यक्ष हो जाएंगे, समझना इसको, जो वित्त मंत्री हो जाएंगे वो आपके, ठीक। सदस्य अध्यक्ष कौन है, वित्त मंत्री है। अब मैंने पूछे 43वीं जीएसटी की अध्यक्षता किसने की, क्या बताओ? निर्मला सीतारमण। भाई हो सकता है गलत हो, आप लोग बताइए आपको क्या लग रहा है, कौन हो जाएंगे यहाँ पे आपके लिए वित्त मंत्री? भाई निर्मला सीतारमण ही तो होंगे, राइट, है कि नहीं है? ठीक, तो यहाँ पे नोट कर लो 43वीं जीएसटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो जवाब हो जाएगा आपके लिए निर्मला सीतारमण। क्या हो जाएगा आपके लिए, निर्मला सीतारमण, ठीक। इतने सारे सवाल आपके एग्जाम में लगातार पूछे गए, ठीक। अब एक सवाल मैं आप लोगों से ऐसे ही अगर आप लोगों से पूछूं तो मुझे बताना, यहाँ पे कुछ चीजों पे जीएसटी में छूट दी गई है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीजों में आपके लिए जीएसटी में छूट दी गई है, आप बता सकते हो वो कौन कौन सी चीजें जहां पे टैक्स में छूट दी है सरकार ने? फटाक से बताना बेटा, बता सकते हो यहाँ पे आप कौन कौन सी चीज है? चलो ऑप्शन दें, ऑप्शन ऑप्शन दिया जाए। पहला ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो आपके लिए हो जाएगा वो हो जाएगा खाने पीने की चीजें यानी खाद्य पदार्थ, और दूसरा हो जाएगा पेट्रोल। तो बताना इनमें से किस पे जीएसटी में छूट दी होगी, ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2? सर 1 में छूट दिया गया सर। खाद्य पदार्थ। बाकी सब ठीक है, शिवम ने भी बताया खाद्य पदार्थ पे, ठीक है। देखो ये सारे सवाल जो है आपके एग्जाम के पूछे गए हैं। पायल बेटा कहाँ हो, क्या होगा इसका आंसर? सर तो अगर बात, हाँ हाँ ठीक है राधा, वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो यहाँ पे आपके लिए जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 2। अब नोट कर लो, नोट कर लो ये लाइन जरा फटाफट से, कि जीएसटी में आपके जो जिन जगहों पे आपके यहाँ पे जो अगर बात करें छूट दी जाती है, ठीक है, जीएसटी में आपके लिए जहां पे जिन जगहों पे छूट दी जाती है, हाँ जी ठीक है, शाबाश दीपक, उनमें नोट कीजिएगा पहला नाम होगा पेट्रोल। रतन को बड़ी हंसी आ रही थी, उनका पहला नाम होगा पेट्रोल। कोई बात नहीं, अगर गलत हो रही तो परेशान मत होना बिल्कुल, ठीक है। पहला होगा पेट्रोल, दूसरा होगा यहाँ पे आपके लिए एल्कोहल, और तीसरा यहाँ पे आपके लिए बन जाएगा वो हो हेलो जाएगा सर। आपका हाँ हेलो पायल, कहाँ थी सर अभी, आपकी गायब वॉइस हो गए नहीं आ थे? रही है मुझे। वॉइस नहीं आ रही, अब आ रही है बेटा? सर बहुत स्लो आ रही है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। हेडफोन लगाओ, हेडफोन। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो आपके लिए जो एक और जगह होगी वो होगी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली, ठीक है। ये आपके लिए वो जगह है जहां पे अगर आपसे बात की जाए आपको जीएसटी में छूट मिलती है, ठीक। इतना क्लियर हो गया होगा? अगर इसमें कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, वो पूछ लो अभी, ठीक है। अगले सवाल में बढ़ रहे हैं आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे। अगला सवाल पूछा है कि अगर पैसे की कमी हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए आपके लिए, पैसे की, यहाँ पे आपकी क्या हो जाए, पैसे की कमी हो जाए, समझिएगा। तो अगर पैसे की कमी हो जाएगी तो, और यहाँ पे जो दुकानदार के पास सामान है वो ज्यादा हो जाएगा, तो मुझे जरा बताना यहाँ पे कौन सी स्थिति बनेगी, हाइपर इन्फ्लेशन, अपस्फीति, अवमूल्यन या मुद्रास्फीति? पहले आप लोग एक बार ट्रिक करो, एक बार इसको टिक करो, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा, ठीक है। एक आंसर मुझे मिला, ठीक है, बी ऑप्शन मुझे मिला, ठीक है। बाकी सब लोग ट्राई कीजिएगा, यहाँ पे कौन सा आंसर आपके लिए राइट है बेटा? सब भी मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति, ठीक है, चलो भाई। बाकी सब बताएं, आपको क्या लग रहा है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे राइट आंसर बताइएगा, ठीक है। हो सकता है वो गलत हो, मैंने जैसा आपको ऑलरेडी बता रखा है, मे भी हो सकता है उसका आंसर गलत हो, आपका सही हो जाए, ये भी एक चांसेस है।
तो यहाँ पे देखो एक चीज, तो पहले मुझे सब लोग बताइएगा कि अगर मैं कहता हूं कि आपके पास पैसा नहीं है, तो क्या आप लोग यहाँ पे खरीद पाओगे सामान? बताओ। नहीं नहीं सामान को नहीं खरीद पाओगे, तो यहाँ पे नहीं। सामान की खरीद क्या हो गई? कम हो गई। अब ये जो अगर खरीद कम होती है, तो मुझे, अब आप लोग समझदार है, आप लोग बता सकते हैं, तो मांग, ये जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी? अगर आप सामान कम खरीदोगे तो ज्यादा क्या हो जाएगा? अगर आप लोग किसी चीज को बिल्कुल ना खरीदो, तो मैं कह दूं उसकी डिमांड कम है कि ज्यादा है? हाँ शिवम बेटा बताओ क्या आंसर होगा? कम होगी तो डिमांड कम सब लोग बड़ा शांति सोच रहे हैं, राधा ही केवल यहाँ पे जवाब दे पाई अब तक। हाँ बाकी सब क्या कर रहे हैं भाई, जल्दी से बताओ। मैंने सिंपल सा सवाल पूछा है, अभी तो मैंने आपको टॉपिक ही नहीं बताया। मैंने पूछा है अगर आप किसी चीज को खरीदना कम कर दो, तो आप लोग उसकी मांग ज्यादा कर रहे हो कि उसकी मांग कम कर रहे हो, ये पूछा है। कम करेंगे सर। बाकी सब क्या आंसर होगा? तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि अगर हम किसी की भी खरीद को कम करते हैं तो उसकी मांग कम हो जाती है। मांग को हम लोग इंग्लिश में आपका डिमांड कहते हैं। तो प्यारे साथियों, जब यहाँ पे आपके लिए किसी भी चीज की डिमांड आपकी कम हो जाती है, तो याद रखिएगा फिर दुकानदार क्या करता है, वो आपको और लुभाने के लिए उसके दाम कम करता है। कई बार सुना है कि अब जो है चीनी बहुत सस्ती हो गई, लोग उसको खरीदना जी। शुरू कर देते हैं। जी। ठीक, तो यानी सस्ती चीज करने पर उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो वो क्या करेगा, दाम को कम कर देगा। यही पूछा है कि इस दाम को कम करने को यहाँ पे क्या कहेंगे? हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब है दाम का बढ़ना, डिफ्लेशन का मतलब है आपके लिए दाम का घटना, तीसरा है दाम का आपके लिए वैल्यू, उसकी कीमत घटना, और चौथा होगा आपका दाम बढ़ना। कौन सा ऑप्शन लोगे? बी लेंगे सर। कौन सा लिया जाए बताओ, आप ही लोग बताओ, मैं वही टिक कर दूंगा। सही हो गलत हो कोई दिक्कत नहीं मुझे एक आंसर मिला ऑप्शन नंबर बी। आप लोग कौन सा बताएं? ठीक है, मुझे एक आंसर और मिला। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, राधा आपका आंसर मुझे मिल रहा है, ठीक है शाबाश। हाँ, और बाकी सब कौन सा आंसर लग रहा है? कौन सा लगाते? ए लगाते? ए सही है या बी लगा दिया जाए? तो नोट कीजिएगा, यहाँ पे आपके लिए जो राइट आंसर बन जाएगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। इसको हम लोग डिफ्लेशन कहते हैं, अपस्फीति कहते हैं, जिसमें जब दाम किसी वस्तु के कम हो जाए ताकि वहां पे उसकी डिमांड को बढ़ाया जा सके, तो इसको हम लोग यहाँ पे आपका डिफ्लेशन यानी अपस्फीति के नाम से जानते हैं। ठीक, तो मुझे बताना, तो डिवैल्यूएशन क्या है? अब ये डिवैल्यूएशन शब्द क्या है, अब बताओ चलो। यहाँ पे अवमूल्यन का मतलब क्या हो, कौन बताना चाहे? हाँ, बताना तो। यहाँ पे आपके लिए अवमूल्यन शब्द का मतलब क्या है? क्या कह दूं मैं आपके लिए अवमूल्यन? फटाक से बताना तो। कोई आइडिया नहीं? तो देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे अवमूल्यन के बारे में, तो अगर मैं कह रहा हूं, जरा ध्यान सुनना, अवमूल्यन किसको कहेंगे? मैं पहली कंडीशन देता हूं। क्या अवमूल्यन, जैसे अगर मैं कहूं वर्तमान समय में जो आपके लिए डॉलर की कीमत चल रही है, वो $1 में चल रही है आपके लिए यहाँ पे लगभग 70-80 रुपए। ठीक है, तो मुझे बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन अवमूल्यन है। पहला ऑप्शन है $1 बराबर आपके लिए हो जाएगा यहाँ पे 40 रुपए। दूसरा हो जाएगा आपके लिए $1 बराबर 85 रुपए। तीसरा हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए $1 बराबर 50 रुपए। बताना इनमें से कौन सा आपके लिए अवमूल्यन का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1, 2 या 3? कमेंट बॉक्स का यूज कर लो, अगर ऐसे नहीं बता पा रहे हो कमेंट बॉक्स का यूज करके बता सकते हो। क्या होगा इसका यहाँ पे राइट आंसर? अवमूल्यन किसको कहते हैं? ठीक है, एक आंसर मिला मुझे, राधा ने राइट आंसर दिया है। ठीक है, ओके, बाकी सब बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? ऑप्शन नंबर 1 यानी $1 में जब 40 रुपए है ये अवमूल्यन है, जब 85 है तब अवमूल्यन है, या 50 है तब अवमूल्यन? ठीक, अब मुझे जरा एक चीज ये बताना कि यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूं कि आपको कल तक $1 जो है आपका, ये आपको 40 रुपए में मिलता था। ठीक, आज यही $1 आपको 70 रुपए में मिल रहा है, तो मुझे बताना आपका पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है कि कम? पैसा यहाँ पे आपका ज्यादा खर्च हो रहा है,
तो अगर आपका पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है तो उस पैसे की वैल्यू कम हुई होगी कि ज्यादा हुई होगी, ये बताओ। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके लिए, उसकी वैल्यू यहाँ पे आपके लिए कम हो जाएगी, नोट कर लो। ठीक है, यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब वैल्यू कम होती है इसी को यहाँ पे हम लोग आपका अवमूल्यन के नाम से जानते हैं। बोलो कोई डाउट, कोई समस्या यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड? ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं। अगला प्रश्न, अगला सवाल है आपको जरा बताना, अगर किसी, देखो सीधा पूछ रहा है कि यहाँ पे प्राइस है राइज है, यानी सीधे पूछ रहा है अगर दाम बढ़ेंगे तो बोलो क्या करें, बस सीधा सीधा पूछ। फटाफट से इसका आंसर आना चाहिए, तुरंत के तुरंत, बिना लेट किए हुए। क्या होगा इसका आंसर? कह रहा है कि अगर आपके प्राइस बढ़ेंगे तो आपके लिए यहाँ पे इसको क्या कहेंगे। ठीक है, सोमिल का आंसर आ चुका है, बाकी सब ऑप्शन नंबर 1 है डिसइंफ्लेशन यानी विस्फीति, ऑप्शन नंबर 2 है डिफ्लेशन यानी अपस्फीति, ऑप्शन नंबर 3 है मुद्रास्फीति, और चौथा हो जाएगा स्टैगफ्लेशन। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे तो याद रखिएगा, अगर किसी, मुझे सिर्फ इतना बता देना, ठीक, तो मैं खुद समझ में आ जाएगा मैंने क्या लिखा है। शिवम का यहाँ पे केवल राइट आंसर है। यहाँ पे मुझे बताना अगर मैं दाम बढ़ाता हूं, ठीक, तो इसको मैं महंगाई कहता हूं, बोलो हाँ के ना, बोलो मैं इसको क्या कहता हूँ, यहाँ पे महंगाई कहता हूँ। महंगाई को प्यारे साथियों आपका यहाँ पे जो शब्द, जो टर्म दिया जाता है वो हो जाएगा मुद्रास्फीति। बोलो क्या हो जाएगा आपके लिए, मुद्रास्फीति। तो मुझे बताना अगर मैं इसको मुद्रास्फीति कहता हूं तो ये आपके लिए इंग्लिश में क्या होगा, बताओ मुद्रास्फीति को इंग्लिश में क्या कहेंगे? अब राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे आपके लिए जो राइट आंसर बन जाएगा प्यारे साथियों वो हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए, हाँ शाबाश, वेरी गुड, यहाँ पे जो राइट आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर सी। हो गया सबका सही? ठीक, अच्छा अब देखो एक शब्द और लिखा है यहाँ पे, डिसइंफ्लेशन और स्टैगफ्लेशन। ठीक है, तो देखो डिसइंफ्लेशन का मतलब क्या हो, यहाँ पे जैसे मान लो मैंने कहा कि 100 रुपए थे, अब 100 रुपए से हर महीने जो है आपका महंगाई बढ़ रही है 10 रुपया, तो आपके हो गए 110 रुपए, तो यानी अगले महीने यहाँ पे आपका होना चाहिए 120 रुपए, यही तो मतलब हुआ। लेकिन अब अगर महंगाई बढ़ने की दर कम हो गई, अगले महीने हुआ केवल 115 रुपए, तो ये जो कमी आई उसके यहाँ पे महंगाई बढ़ने में, उसको यहाँ पे हम लोग आपका डिसइंफ्लेशन के नाम से जानते हैं। ठीक, इतना क्लियर हो गया? तो फिर यहाँ पे स्टैगफ्लेशन क्या है, नोट करो, स्टैगफ्लेशन क्या होता है? ये एक तरीके से आपके लिए परेशानी वाली घड़ी। कैसे आपका, कि जब यहाँ पे आप जो थाली में खाना खाते हो, ठीक, तो आपने क्या किया कि अगर आपकी सैलरी 5,000 थी तो आप खाने पे जो है 2,000 रुपए खर्च करते थे। ठीक, महंगाई बढ़ गई तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे 1,000 रुपए खर्च करना शुरू कर दिया। महंगाई इतनी थी, क्या करते, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने कटौती कर दी अपने खाने में ताकि बाकी चीजों की पूर्ति कर सको, तो ये तो एक चीज हुई। दूसरी चीज कि यहाँ पे इसके अलावा बेरोजगारी भी थी आपके पास। इसके अलावा क्या थी, यहाँ पे बेरोजगारी थी। मुझे बताओ इसका सबसे अच्छा उदाहरण वर्तमान समय में एक है, क्या हो जाएगा? कि एक तो महंगाई चल रही थी, ऊपर से आदमी घर पे बैठा, क्या होगा यहाँ पे आंसर? एक तो महंगाई थी, दूसरा आदमी घर पे बैठा। तो देखिए अगर यहाँ पे बात करें तो आप लोग सब लोगों ने कोरोना काल देखा, कोरोना में आदमी घर पे बैठा था, दूसरी चीज महंगाई बढ़ गई थी, इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग यहाँ पे स्टैगफ्लेशन के नाम से जानते हैं। बोलो क्लियर हो गया? स्टैगफ्लेशन एकदम ही समझ में आ गया क्या होता है स्टैगफ्लेशन? कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो रतन को बिल्कुल समझ में आ गया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके लिए, अगला प्रश्न जरा ध्यान से देखिएगा। A dash occurs when the government's total expenditure exceeds the revenue। तो देखो यहाँ पे सवाल क्या पूछा है आपसे, सवाल पूछा है कि यहाँ पे अगर सरकार का जो खर्च है, नोट कर लो,
वो खर्च ज्यादा हो जाए आपकी आय से, इससे ज्यादा हो जाए आपके लिए आय से। तो यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूं आपसे कि खर्च आपका ज्यादा हो गया आय से, तो इसका मतलब क्या होता है ये बताओ। यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ खर्च ज्यादा हो गया आपके आय से, तो मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं घाटा हो रहा है। बोलो हाँ कि ना। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका घाटा हो रहा है। ठीक। तो जब आप इस पूरे खर्च और आय को लिखते हो, वो बजट होता है। वो क्या होता है आपके लिए? वो बजट होता है। ठीक है। लेकिन जब इसी बजट में से, नोट कीजिएगा, लेकिन जब इसी बजट में से मैं अगर, देखो बोरोइंग का मतलब क्या होता है? उधार। जब मैं उधार के पैसों को निकाल दूं और सिर्फ ये देखूं कि मेरी कमाई में कितनी आय हुई, मेरी कमाई से कितना खर्चा हुआ। भाई कई लोग तो उधार लेने के शौकीन होते हैं, अगर तो आप उस उधार को बिल्कुल निकाल दो, तो यहाँ पे आपके लिए क्या बन जाएगा? इसको यहाँ पे हम लोग आपका फिस्कल डेफिसिट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बोलो। फिस्कल डेफिसिट। यानी कि आपके लिए हो जाएगा राजकोषीय घाटा। इसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे? आपका राजकोषीय घाटा के नाम से जानते हैं। ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी, यहाँ पे इससे जुड़ा हो कोई भी डाउट। ठीक। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर सरकार सिर्फ अपनी आय और आपके इसके अलावा अपने खर्चे को केवल देखे, ठीक, तो अगर सरकार सिर्फ आपकी अपनी आय और खर्च को देखती है, वो हो जाएगा करंट अकाउंट डेफिसिट। वो यहाँ पे क्या बन जाएगा? बोलो। वो हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है। तो ये है आपके लिए करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसमें आप सिर्फ अपनी आय और खर्च को देख रहे हो। लेकिन जब आपने अपनी उधारी को हटा दिया, तो वो बन गया यहाँ पे आपके लिए दोस्तों, बोलो क्या यहाँ पे आपके लिए? वो बन गया आपके लिए यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट। ठीक है। ठीक है। ओके। चलो यहाँ पे कोई डाउट हो वो पूछ लो अभी फटाक से। कोई डाउट नहीं आ रहा? सब एकदम सबको क्लियर है? बिल्कुल ही एकदम ही अच्छी चीज है। अच्छा चलो मुझे जरा पहले बता दो, पहले चलो आप लोग बता दो यहाँ पे डेफिसिट का मतलब क्या होता है। चलो आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ डेफिसिट का मतलब क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 फायदा होता है डेफिसिट का मतलब, या ऑप्शन नंबर 2 घाटा होता है डेफिसिट का मतलब। फटाफट बताना कमेंट बॉक्स में। क्या होगा? घाटा बता रहे हैं, लॉस होगा, लॉस होगा। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो अगर मैं इसी चीज को समझना अब इसी चीज में देखो यहाँ पे क्या होता है, शाबाश। अब इसी चीज में अब अगर मैं आपकी सरकार, जैसे आपकी आय होगी तो वो घाटा कहा जाएगा कि भैया आपने जो है खर्चा ज्यादा कर दिया और आपकी इनकम उतनी नहीं थी। तो अगर आपकी होगी तो इसको मैं सिर्फ डेफिसिट कहूंगा। लेकिन अगर वही चीज सरकारी खाते से निकाल के की जाएगी तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। अब सरकार क्या करती है, यहाँ पे आपके लिए कई जगह पे उधार भी लेती है, तो वो बन जाएगा आपके लिए यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट। वो क्या बन जाएगा आपके यहाँ पे? उसको यहाँ पे हम लोग, माफ कीजिए, उसको हम लोग यहाँ पे आपका फिस्कल डेफिसिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलो अगला सवाल करना आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। अब अगला सवाल है आपके लिए, ये भी थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे पूछा गया है कि जहां पर एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट एक्सीड्स इट्स रेवेन्यू। अब बता दो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहा है। सिर्फ वही चीज पूछी गई है कि अगर सरकार की आय, ठीक है, आय यहाँ पे कम है, खर्च ज्यादा है, तो उसको क्या कहोगे? फटाक से बताना। वही सेम टर्मिनोलॉजी है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इनमें से कौन सा ऑप्शन बनता है? चूज करके देखो पहले एक बार। ठीक है, सी। ठीक है, एक मुझे मिला बी, एक मिला सी। देखो वो करंट अकाउंट डेफिसिट पड़ा था ना, ठीक है, उसी को यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपके लिए करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है सिर्फ जो वर्तमान की आपके यहाँ पे आय होती है। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए तो बजट में पूरे साल के लिए बताते हैं। तो यहाँ पे सवाल है पूरे साल का। तो जब पूरे साल का खर्च और आय यहाँ पे अगर आप जोड़ोगे तो उसको हम लोग यहाँ पे आपका बजट डेफिसिट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बोलो। बजट डेफिसिट के नाम से यहाँ पे इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपके लिए बजट डेफिसिट। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अलावा बात करें, चलो एक सवाल मैं आपको और देखता हूँ यहाँ पे, अगर कोई यहाँ पे, तो ये तो हो गया आपके लिए बजट डेफिसिट। ठीक है, अब देखो अगर बात करें, अगला सवाल है आपकी, सब्सटेंशियल इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू डेफिसिट लीड्स टू।
कहने का इनका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए आपके ऊपर जो खर्च है, ठीक है, यहाँ पे सीधी बात देखो ये पूछी गई है कि अगर खर्च जो है आपका ये ज्यादा हो जाए, ठीक, या आपकी जो आय का घाटा है ये ज्यादा हो जाए, समझना कि एक तो आय भी नहीं बढ़ रही, दूसरा आपका खर्च ज्यादा हो गया, तो इसको यहाँ पे आप लोग किस नाम से जानेंगे? बजटरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट होगा या होगा रेवेन्यू डेफिसिट? फटाफट बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोग चूज करेंगे कि खर्च ज्यादा है और आय का यहाँ पे आपके जो घाटा है वो आपका वो बढ़ रहा है, मतलब एक तरफ तो तुम्हें नुकसान हो रहा है व्यापार में, दूसरा तुम्हारे खर्चे भी बढ़ रहे हैं, अब इसको क्या कहोगे? देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे राइट आंसर के बारे में, तो ये भी आपका यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट ही कहा जाता है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे आपका, ये भी आपके लिए फिस्कल डेफिसिट के नाम से ही जाना जाता है। क्यों आखिरकार, तो समझिएगा, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कभी भी कि आपके लिए जो सिंपल सी चीज वो क्या हो जाएगी आपके लिए, वो हो जाएगी यहाँ पे आपके लिए खर्च जो है आपका, अब किसका खर्च है, वो हो जाएगा आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है उधारी वाला जो पैसा है, ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट के अंतर्गत ही आता है, ठीक, इतना क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, सवाल पूछा गया डेफिसिट इज हाई व्हाट हैपेंड टू द प्राइस। देखो इन्होंने सीधे से एक सवाल पूछा है कि अगर यहाँ पे आपका जो घाटा है, नोट कीजिएगा, अगर आपका जो घाटा है यहाँ पर अगर वो ज्यादा हो जाए, ठीक, तो घाटा होने पे दामों पे क्या प्रभाव पड़ता है, मुझे जरा बताना कि अगर आपका घाटा ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने दाम बढ़ाने चाहिए या दाम जो है आपको घटाने चाहिए, ये बताओ। यहाँ पे अगर आपको लगातार बिजनेस में घाटा हो रहा है तो आप अपने दामों को बढ़ाना चाहेंगे या घटाना चाहेंगे, कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? फटाफट देखिए इसका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आप लोग चूज करेंगे। अगर मान लो आपको बिजनेस में घाटा हो रहा है, ठीक, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अपने जो वस्तु है उसके दाम बढ़ाओगे या अपनी वस्तु के यहाँ पे दाम जो है वो घटा लोगे, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आप लोग चूज करेंगे? ठीक है, अभी यहाँ पे इसी से संबंधित एक और सवाल मैं आपको देता हूँ, ठीक है, ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं ए होगा, कुछ लोग कह रहे हैं डी होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, फटाफट एक बार चूज कर लीजिए, फिर हम लोग बताते हैं आपको उसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, ए हो गया, डी हो गया, और कोई ऑप्शन तो यहाँ पे लग भी नहीं रहा, राइट, तो लेकिन अगर बात करें यहाँ पे आपसे दोस्तों राइट आंसर के बारे में, तो यहाँ पे आपके लिए दाम बढ़ाए जाए, क्यों आखिरकार, तो ये समझ लीजिए, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे कहता हूँ, मान लीजिए आपको यहाँ पे घाटा हो गया, ठीक, तो इस घाटे से आपको यहाँ पे पैसा कम हो चुका है, ठीक, अब इस पैसे को कम करने के लिए यहाँ पे आपके पास दो रास्ते हैं, नंबर वन, या तो सेल बढ़ा दो या दाम बढ़ा दो, ठीक, तो आप किसी चीज को बेचने के लिए तो सेल तो नहीं बढ़ा पाओगे, तो आप क्या करोगे, अल्टीमेटली आप उसके दाम बढ़ा दोगे, तो दाम बढ़ा करके जो आपका यहाँ पे घाटा पूरा किया जाता है उसको यहाँ पे हम लोग आपका यहाँ पे क्या कहते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए प्राइस इंक्रीज व्हेन द डेफिसिट इज हाई। पहले सब लोग बता दो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताना ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। चलिए अब एक सवाल इसी के आधार पे मैं आपको और देता हूँ, ठीक है, शाबाश बेटा, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं एक और प्रश्न, जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे अगर मैं कह दूं आपसे कि आपके दाम जो है ये लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक, और इसके अलावा यहाँ पर आपके लिए जो रोजगार है, समझना, जो रोजगार है वो कम हो रहा है, दाम बढ़ रहे हैं, रोजगार कम हो रहा है, इसको क्या कहोगे? ऑप्शन नंबर वन इन्फ्लेशन कहोगे, यानी कि आप मुद्रास्फीति कहोगे, या फिर ऑप्शन नंबर टू आप इसको यहाँ पे स्टैगफ्लेशन कहोगे, क्या कहोगे आप इसको? फटाफट बताइएगा कमेंट बॉक्स। अगर यहाँ पे घाटा, आपके दाम बढ़ रहे हैं यानी आपके लिए महंगाई लगातार बढ़ रही है और उसके अलावा रोजगार भी कम हो गया, वो भी चला गया, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए राइट होगा, फटाक से बताना तो, ठीक है, बी बताया जा रहा है, ए बताया जा रहा है, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे राइट ऑप्शन के बारे में, तो नोट कीजिएगा, यहाँ पे आपके लिए जो सही जवाब हो जाएगा, हाँ शाबाश, यहाँ पे आपके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, नहीं नहीं समझो ना, यहाँ पे अगर आपके लिए रोजगार कम हो गया
ठीक है, तो आपके लिए समझो तो बेरोजगारी बढ़ गई ना, रोजगार कम का मतलब क्या है, बेरोजगारी बढ़ गई। तो अगर आपकी बेरोजगारी बढ़ गई और दाम भी बढ़ गया तो ये स्टैगफ्लेशन का आपका यहाँ पे जरिया है। यहाँ पे रोजगार कम होने का मतलब भी सेम वही है। ठीक है रतन, क्लियर हो गया? चलो एक सवाल और पूछा जाए, एक सवाल और पूछे इसी इन्फ्लेशन से, फटाफट बताना। तो एक सवाल और करा देते हैं फटाफट से, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, कम कम, वही मैंने इसलिए आपको ये चीज क्लियर की, या तो रोजगार बहुत कम होगा या बिल्कुल नहीं होगा, दोनों में से, दोनों कंडीशंस। ठीक है, चलो इसी इन्फ्लेशन से एक सवाल और कराया जाए, जल्दी से बताना। ठीक है, तो अब जरा सुनना, मैंने कहा कि अगर महंगाई जो है, अगले पेज पे कर लेते हैं, मैंने कहा कि यहाँ पे ये वाला भी करते हैं, आपका महंगाई जो है आपकी, ये आपकी 3% है। महंगाई कितने प्रतिशत है? 3% महंगाई है। कहने का मतलब जो चीज 100 की थी आज 103 की हो गई। ठीक, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए सही है। पहला ऑप्शन है, क्या इसको क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहेंगे? दूसरा ऑप्शन है, क्या इसको हम लोग यहाँ पे आपका गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहेंगे? या ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्या हम लोग यहाँ पे इसको क्रीपिंग गैलोपिंग होगा? या फिर इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे आपके लिए हाइपर इन्फ्लेशन होगा। बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर पूछा है महंगाई की दर 3% है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा? फटाफट बता दो। ठीक है चलो, ठीक है, ओके, मुझे एक मिला ऑप्शन नंबर सी, हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, चलो मतलब ये भी अभी आपको क्लियर कराना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट एक बार चूज कर लीजिए, कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। महंगाई 3% है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगेगा, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड? ठीक है, क्रीपिंग बताया जा रहा है। ठीक है, एक मिला मुझे, मिला सी, एक मिला मुझे ऑप्शन नंबर 1। फटाफट बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आप चूज करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर महंगाई 3 से 5% हो, इसको हम लोग यहाँ पे आपका क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। और वहीं अगर बात करें आपसे, महंगाई हो गई 10%, कितनी हो गई? 10% हो गई, तो इसको हम लोग यहाँ पे आपका ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। और अगर यही महंगाई 20% तक बढ़ गई तो ये है गैलोपिंग। और वहीं अगर 20% से ज्यादा है तो वो हो जाएगी हाइपर इन्फ्लेशन। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ऐसा कोई डाउट जो आपको अभी भी यहाँ पे क्लियर ना हुआ हो? ठीक, अब चलो यहाँ पे सवाल करते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्म्स। ओके, सवाल ये पूछ रहा है कि अगर मान लो तुम्हारे पास ज्यादा सामान हो जाए, उत्पादन जो है आपका ये ज्यादा हो जाए, तो उत्पादन अगर ज्यादा होगा, देखो सीधे सीधे क्या पूछ रहा है, उत्पादन अगर ज्यादा होगा तो आपको पता है उत्पादन बराबर जीडीपी। तो मुझे बताओ, अगर उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी पे क्या, अब जीडीपी क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा या वैसा ही रहेगा? बहुत आसान। देखिए कितने लोग, बस ये आपका बेस कर रहा है कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। मैंने क्या कहा, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि उत्पादन को ही हम लोग यहाँ पे आपका जीडीपी कहते हैं। अगर उत्पादन बढ़ेगा तो बताना जीडीपी पे क्या असर पड़ेगा। चलो एक आंसर मिला दीपक का, आज यहाँ पे सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है, एक आंसर मिला मुझे दीपक का। ठीक है, फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या बनेगा। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं घटेगा, कुछ लोग कह रहे हैं बढ़ेगा। ठीक है, सोमिल को यहाँ पे समझ में आ गया है। ठीक है, तो समझो यहाँ पे अगर मैं कभी भी अगर आपसे कहता हूं कि आपके लिए यहाँ पर जो अगर कहा जाए उत्पादन, ठीक, उत्पादन का मतलब भी होता है कि यहाँ पे जीडीपी की बात हो रही है। उत्पादन का मतलब भी होता है कि आपके लिए यहाँ पे जीडीपी की बात हो रही है। तो यहाँ पे ध्यान रखो कि अगर जीडीपी बढ़ेगा तो मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका उत्पादन बढ़ा होगा, यही सवाल पूछा है। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादन बढ़ गया तो जीडीपी बताना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इतना क्लियर हो गया होगा? चलिए, इतना सबको क्लियर हो गया? ठीक है, बोलो क्लियर सबको, आगे बढ़ो, अगला सवाल लेने जा रहा। अगला सवाल, अगला सवाल बड़ा ही आसान है।
जीएसटी का तुम्हें फुल फॉर्म पता है, केवल इसका फुल फॉर्म बताना है, आई और एन का क्या होगा मुझे बताना। अगर कोई यहाँ पे आपको कार्ड पे अगर कोई अपना नंबर देगा तो वो आपको इंफॉर्मेशन देगा, बस ये सोचना, या फिर वो आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन देगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए सही होगा? क्या वो अपनी जानकारी देगा या वो अपनी पहचान बताएगा उस कार्ड के माध्यम से? ठीक है, रतनपाल ने बताया बी होगा। ठीक है, बाकी सब कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे आपके लिए? ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। दीपक ने भी चूज किया, सोमिल ने भी चूज किया, ठीक है, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे, समझिएगा इसको। यहाँ पे आपसे कहा गया है जीएसटी का यहाँ पे टिन बनता है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे अब आपका अगर बात करें तो यही आपके लिए जो है, अगर आप देखेंगे तो ये व्यापार में सबसे ज्यादा इसका उपयोग होता है। ठीक, जिसको यहाँ पे अगर बात करें यहाँ से, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपके लिए एक पहचान नंबर की तरह होता है। ठीक है, किसकी तरह होता है? यहाँ पे आपके लिए पहचान नंबर की तरह होता है। ऐसे ही यहाँ पे आपके लिए पहचान के तौर पे एक और नंबर होता है जो आपके बैंक में इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम होता है आईएफएससी कोड। क्या होता है आपके लिए? आईएफएससी कोड। नाम सुना है सबने? इसका फुल फॉर्म यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आखिरकार आईएफएससी कोड का आपके लिए फुल फॉर्म क्या है। ठीक, कोई है जो बता पाएगा आईएफएससी कोड का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, आईएफएससी कोड का फुल फॉर्म इसके लिए हो जाएगा आपके लिए इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो ये है यहाँ पे आपके लिए आईएफएससी कोड, जिसके माध्यम से यहाँ पर जितने भी आपके बैंक होते हैं ना, वो यहाँ पे आपस में आपका इसका क्या करते हैं? इसका कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बन गया आपके लिए? आईएफएससी कोड का इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। ये आप लोगों के लिए थोड़ा हार्ड हो जाएगा। चलिए अगला से एक और सवाल। सवाल दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें आपसे, चलिए, हाँ, तो यहाँ पे अगर बात करें तो आपके लिए जो आपके एग्जाम में आता है वो ये सवाल आए। सवाल हो जाएगा नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स जो है आपका दोस्तों, ये आपके लिए यहाँ पे जीडीपी और जीडीपी के अलावा कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में पूछा गया। सिंपल सी ये पूछ रहा है कि यहाँ पे जीडीपी को तैयार कौन करता है, ये सवाल पूछा गया। बता दो जरा इसका आंसर क्या होगा? जीडीपी को तैयार कौन करता है? ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको तीन चीजें एक साथ बताऊंगा, उससे आपको पूरा याद हो जाएगा। ध्यान सुनते रहना। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि जीडीपी को आपके लिए तैयार कौन करता है। ठीक है, ये है सवाल आपके लिए। ठीक, तो यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे, तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, अगर आपसे कोई भी कहता है कैलकुलेशन करने की, समझना, अगर कोई भी कहता है यहाँ पे कैलकुलेशन करने की, ठीक है, चलो शिवन ने बताया ऑप्शन नंबर डी, तक आप लोग चूज कीजिएगा यहाँ पे। तो कैलकुलेशन देखो वही करेगा जो संख्या में आपका माहिर होगा, जो संख्या में यहाँ पे आपका माहिर होगा। इसको यहाँ पे हम लोग कहते हैं आपका स्टैटिशियन। क्या कहते हैं इसको हम लोग यहाँ पे? स्टैटिशियन के नाम से जानते हैं। तो अब बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा? भाई जो संख्या के साथ खेलता है उसको हम लोग स्टैटिशियन ही तो कहते हैं। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। देखो दो ऑप्शन है, एक है इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है सीएसओ। तो आपको ये भी याद रखना है कि इनमें से जो सही ऑप्शन होगा वही चूज करना है। फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? इंडियन, सेंट्रल, कौन सा सही है? देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे राइट ऑप्शन की, तो हमेशा याद रखना कैलकुलेशन हमेशा आपके लिए सीएसओ करेगा। कौन करेगा कैलकुलेशन? सीएसओ करेगा। ठीक, अब मुझे जरा बता देना, अगर मैंने सवाल चेंज कर दिया और मैंने पूछ दिया कि आपके लिए बजट को यहाँ पे कैलकुलेट कौन करेगा, क्या बताओगे? फटाक से बताना, यहाँ पे बजट को कैलकुलेट कौन करेगा, क्या बताओगे? सब लोग आंसर देंगे जितने लोग प्रेजेंट हैं। बजट को यहाँ पे आपका कैलकुलेट कौन करता है? बताते जाओ, बताते जाओ। बजट को मैंने पूछा है आपका यहाँ पे कैलकुलेट कौन करेगा, क्या जवाब दोगे?
ठीक है, ठीक है, बोलो कौन करेगा बाकी सब। यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूं आपसे बजट को कैलकुलेट करने वाली बात, तो आपके लिए जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक, एक और पूछते हैं, अब की बार बताना, अगर सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे जो आपके लिए जनगणना होती है, क्या होती है, जनगणना होती है, ये जनगणना कौन आपका यहाँ पे कैलकुलेट करेगा, क्या बताओगे? जनगणना को यहाँ पे आपका कैलकुलेट कौन करेगा, क्या बताओगे? बोलो भाई, क्या आंसर होगा यहाँ पे आपके लिए, बताओ। कुछ यहाँ पे दिक्कत तो नहीं हुई? जनगणना को भी कैलकुलेट कौन करेगा, तो भी आंसर होगा आपके लिए CSO। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो जरा सोच के बताओ कि ये NSSO क्या करता है। सामने ही लिखा है, केवल इसको देख के मुझे बताना कि आपके लिए यहाँ पे NSSO क्या करता है आखिरकार, ये इसका काम क्या है NSSO। सामने लिखा है उसका काम, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, चलो। पहला ऑप्शन है यहाँ पे आपके लिए किसी भी चीज की गणना करना, या ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सर्वे करना। तो कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? अगर NSSO के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आप लोग चूज करेंगे? क्या काम करता है आपके लिए दोस्तों NSSO? चलो आंसर आना शुरू हो चुका है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी चीज है, जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। राइट आंसर क्या बन जाएगा आपके लिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के लेते हैं हम लोग यहाँ पे आपका अगला सवाल, अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर इसके अलावा बात की जाए आपसे, हाँ, तो अगर बात किया, देखो सवाल क्या पूछा था मैंने आपसे, क्या कहा था कि अगर कोई भी उत्पादन, उस उत्पादन को हम लोग क्या मानते हैं, ये मैं आपको बता चुका। अब इन्होंने क्या पूछ लिया, उत्पादन में मुझे बताओ कि आपके लिए सारी वस्तुएं होती हैं कि नहीं, आप कहोगे यस सर। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे आपके लिए सारी की सारी सेवाएं होती हैं कि नहीं, आप कहोगे यस सर। तो मुझे बता दो कि जो वस्तु सेवाएं अगर उत्पादन का हिस्सा है, तो उत्पादन को यहाँ पे क्या कहा जाएगा? गवर्नमेंट रेवेन्यू कहेंगे उत्पादन को, सरकार की आय कहेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी NNP कहेंगे, GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे, या कहेंगे GN? बताइए तो फटाफट, बिल्कुल सही आंसर चूज करना। यहाँ पे अगर बात करें फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स, तो पूछा गया है वस्तु और सेवाएं जो आपकी बन रही हैं, यानी कि जो उत्पादन है, अगर ये वस्तु और सेवाएं बढ़ रही हैं तो उत्पादन बढ़ता है। तो मैंने बताया था कि इसके माध्यम से आपका GDP भी बढ़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा क्या गया है वस्तु और सेवा, तो सबसे पहले दिमाग में खटैक से आंसर क्या आना चाहिए? GDP। ठीक है, अच्छा अब मान लो कि यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये GNP क्या है आपके लिए? ठीक, तो याद रखना यहाँ पे GDP का मतलब है सेम वही चीज केवल देश में हो, और GNP का मतलब है कि जब वही काम आपके उस देश के लोग करें। नोट कर लो दोनों में कितना अंतर है। देश के लोग अगर काम करें, जैसे अगर मैं कहूं चाइनीज माल, तो ये चाइना के लोग बनाते। ठीक, अब मैं कहूं कि चाइना की फैक्ट्री भारत में, तो अब उसको भारत के लोग बनाएंगे, लेकिन फैक्ट्री चाइना की होगी और आपके देश में लगी। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे आपके लिए GDP, और ये होता है आपके लिए GNP। इसमें कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो। सर GDP नहीं समझ में आया, GNP नहीं समझ में आया, जो डाउट हो वो पूछ लो। चलिए क्लियर हो गया, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के लेते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, GNP नहीं समझ में आया बेटा, भी समझो। मैं अगर कह दूं कि यहाँ पे अगर उसी देश के लोग, जैसे अगर मैं कह दूं आपसे मेड इन इंडिया लिखा हो, जिसपे ये लिखा हो किस देश का वो बना हुआ है, तो मतलब मैं कह दूं कि उसी देश में उसको यहाँ पे आपका देशवासियों के द्वारा अगर बनाया गया होगा, ये भावना यही तो होती है कि उसी देशवासियों के द्वारा बनाया गया। पायल, यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है बेटा, है ना? नहीं नहीं, अभी वहां पे ये ऑटोमेटिक अभी अनम्यूट चल रहा है। ठीक है पायल, तो यहाँ पे अगर उसी देशवासियों के द्वारा कोई सामान बनाया गया तो वो GNP हो गया, और अगर यही चाइना वाले भारत में आके उत्पादन कर दें तो ये GDP हो जाएगा। एज इट इज सिंपल। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए एक सवाल और करते हैं आज के लिए। यहाँ पे अगर बात करें, अब देखो सवाल क्या पूछा है, सबसे बड़ा आपका मेजर स्टेट टैक्स कौन सा होता है? पहले सवाल को पढ़ो, स्टेट टैक्स पूछा। ठीक, पूछा गया है राज्य के द्वारा यहाँ पे कौन सा कर लिया जाता है। ठीक, पहले सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूं आपसे राज्य का नाम,
तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा राज्य हो जाएगा आपके लिए स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन, दूसरा हो जाएगा इनकम टैक्स, तीसरा हो जाएगा कॉर्पोरेशन, या चौथा होगा कस्टम ड्यूटी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए सही होगा? पहले एक बार आप लोग टिक कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, एक आंसर आया। ठीक है, डी ऑप्शन मिला, बी मिला। आप लोग बताओ आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही लगा? ठीक है, बी बी डी। चलो अब यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो याद रखिएगा कि देखो अगर कभी भी राज्य की बात, ठीक, तो राज्य के द्वारा यहाँ पे 3 चीजों पे आपका सबसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है। नंबर 1 है आपके लिए स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी का मतलब समझ रहे हो? स्टैंप ड्यूटी का मतलब होता है जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी बेची उस पे लगने वाला कर। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी पे आपके लिए राज्य सरकार के द्वारा आपका यहाँ पे पैसा लिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो लॉटरी होती है, लॉटरी नोट कर लो, तो एक लॉटरी के द्वारा यहाँ पे आपसे पैसा लिया जाता है। और तीसरा यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा दोस्तों, उसको कहते हैं एंटरटेनमेंट टैक्स। उसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे? एंटरटेनमेंट टैक्स। ये 3 ऐसे टैक्स होते हैं जो राज्य सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। अब जरा मुझे बताना एंटरटेनमेंट टैक्स होता क्या है? मैंने कह दिया एंटरटेनमेंट टैक्स, क्या मतलब है? क्या तुम किसी को एंटरटेन करके आए हो, वो है एंटरटेनमेंट टैक्स, या फिर इसके अलावा अगर बात करें तो आपके लिए कोई और आंसर सही होगा? समझिएगा, यहां पे अगर मैं कहता हूं आपसे कि हमारे यहाँ एक मूवी रिलीज हुई है, ठीक, और मूवी में यहाँ पे अगर उसका टिकट आपके लिए होगा 300 रुपए, तो इसमें से लगभग कुछ % रुपया आपका ये एंटरटेनमेंट टैक्स के तौर पे आप ही से वसूला जाता है। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आ गया? हाँ जी, कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी। इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ, स्टेट टैक्स से जुड़ा हुआ, तो देखो इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे जो इनकम टैक्स है, जो कॉरपोरेशन टैक्स है और जो कस्टम ड्यूटी है, ये तीनों यहाँ पे आपके दोस्तों केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही लिए जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया यहाँ पे आपके लिए इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स और इसके अलावा कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो ये था यहाँ पे आज के लिए आपका प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, तुम पहले मुझे ये बताओ कि आज आपको क्या क्या सीखने को मिला। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा यहाँ पे आखिरकार आप लोगों को क्या क्या यहाँ पे सीखने को, देखने को मिला आखिरकार। कौन कौन से टॉपिक आज हम लोगों ने पढ़े थे आपके? आज देखिए हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़े हैं उसमें आपके लिए एक हो जाएगा, वो हो जाएगा टैक्सेशन। ठीक, दूसरा हो जाएगा इन्फ्लेशन। ठीक है, एक बार जरा रिवाइज कर लो मेरे साथ में। इन्फ्लेशन के अलावा यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा जीएसटी। ठीक है दीपक, तो यहाँ पे ये थे कुछ टॉपिक जिनको आज हम लोगों ने आपका रिवीजन किया। ठीक है, अब मुझे पहले ये बता दो सब लोग, जो आज आप लोगों ने प्रैक्टिस की, क्या वो आपको अभी तक याद है या नहीं? उसी के आधार पर एक सवाल पूछूं चलते चलते, केवल यस और नो में आपको जवाब देना। जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा, क्या अभी तक आपको याद है या नहीं? यस और नो। चलो राधा ने कहा यस है, रतन ने कहा यस है, याद है सर, ठीक है। चलो भाई अभी देख लेंगे, ठीक है, दीपक भी कह रहे हैं याद है। चलो तो अब आपके लिए यहाँ पे आपका शिवम, मतलब समझ नहीं आया, मैं आपका क्लास तक ही रहता है ये वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें आपके सामने दोस्तों, अगर बात करें तो आपके सामने क्वेश्चन है कि आखिरकार जीएसटी को दोस्तों यहाँ पर किस देश के द्वारा आपका दोस्तों लिया गया? जीएसटी जो आपका कॉन्सेप्ट है ये किस देश के द्वारा लिया गया? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपके लिए यूएस, फ्रांस, इटली, या होगा जर्मनी। शाबाश बेटा रतन, राधा कुमारी, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है, शाबाश बेटा। ठीक है, तो ये था यहाँ पे आज के लिए आपका पूरा प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे, फिर कुछ और यहाँ पे हम लोग सवालों को प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।